सभी व्यूवर्स का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न डीप में स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटी के नए अध्याय जिसमें आपात उपबंध से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पे भी चर्चा करेंगे तथा इससे रिलेटेड जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन बिंदुओं पे भी चर्चा करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से और नॉलेज की दृष्टि से। तो हम लोग देखेंगे इससे रिलेटेड पहला प्रश्न कर रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल होते हैं। तो देखिए, आपातकाल जो होते हैं भारतीय संविधान के अनुसार वो 3 प्रकार के आपातकाल का वर्णन किया गया है, बताया गया है, जिसमें कहा गया है कि पहला आपातकाल है जिसे राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं, दूसरा आपातकाल जिसे राष्ट्रपति शासन के रूप में जाना जाता है और तीसरा वित्तीय आपातकाल है। तो इस तरह से संविधान में 3 आपातकाल की बात की गई है। हम लोग यह भी जानेंगे कि आपात उपबंध यानी आपातकाल के बारे में कौन सा भाग में संविधान के बारे में लिखा गया है। तो आपात उपबंध के संविधान के भाग 18 में क्या किया गया, आपात उपबंध का प्रावधान किया गया है, जिसमें 352 से 360 शामिल है। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल शामिल किया गया है, जिसमें हम लोग देखें पहला जो है वह राष्ट्रीय आपातकाल, जो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल का बारे में कहा गया। इसमें कहा गया है कि युद्ध, बाहर आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के कारण घोषित किया जा सकता है कब, राष्ट्रीय आपातकाल। और दूसरा है अनुच्छेद 356 के अनुसार यदि किसी राज्य की संवैधानिक तंत्र विफल होने की स्थिति में क्या हो सकता है, उसे राष्ट्रपति शासन के लिए घोषित किया जा सकता है। यानी कि अनुच्छेद 356 में जो कहा गया है कि किसी भी राज्य में जब क्या हो, संवैधानिक तंत्र विफल हो या राष्ट्रपति इसके लिए पूर्ण क्या हो, सहमत हो कि वहाँ विफल हो गया है राज्यपाल के द्वारा या अन्य माध्यमों से, तब वहाँ वह क्या कर सकता है, राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। राष्ट्र इसके लिए आपात का शब्द का उपयोग संविधान में नहीं किया गया है, इसे राष्ट्रीय उपत। और तीसरा है अनुच्छेद 360, इसमें वित्तीय आपातकाल के संबंध में बात की गई है, यानी वित्तीय स्थायित्व या साख के संकट की स्थिति में वित्तीय आपातकाल लगाया जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना कि भारतीय संविधान में अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल, 3 प्रकार के आपातकाल का वर्णन किया गया है। दूसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे, भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार का आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अभी हम लोग चर्चा किए कि जो राष्ट्रीय आपातकाल है, यानी कि आपातकाल जो बोला जाए भारत में, वह भारत के संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक में इसके बारे में कहा गया है, जिसमें से हम लोगों ने देखा कि अनुच्छेद 352, 356 और 360 ये 3 आपातकाल है। 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल यह उन परिस्थितियों में लगाया जाएगा जब क्या हो, युद्ध हो, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के कारण यह क्या कर सकता है, राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। इस आपात को राष्ट्रीय आपातकाल की भी कहा जाता है। दूसरा हम लोगों ने देखा अनुच्छेद 356 के अनुसार अगर किसी राज्य या क्षेत्र की संवैधानिक तंत्र विफल हो गया हो, संविधान के अनुरूप वहाँ काम नहीं कर रहा हो, इसके लिए राष्ट्रपति क्या हो, सहमत हो गया हुआ, चाहे राज्यपाल के माध्यम से या अन्य किसी माध्यमों से, तब वो क्या कर सकता है कि अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। यानी कि वहाँ का जो क्या होगा, वह पूरे जो राज्य का क्षेत्र का जो होगा वह राष्ट्रपति के यानी केंद्र सरकार के अंदर में आ जाएगा, और वहाँ पर जो भी कार्य होगा वह क्या होगा, केंद्र के अधीन, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे वो विधायिका हो, चाहे वो अन्य माध्यम हो, सिर्फ न्यायपालिका को छोड़कर। तीसरा वित्तीय आपातकाल, जिसमें हम लोगों ने देखा कि वित्तीय स्थायित्व या साख के संकट की स्थिति में अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल। तो इनमें से सभी हो जाएगा जो राष्ट्रपति घोषणा कर सकता। अंतर यही है, हम लोग आगे देखेंगे कि राष्ट्रपति आपातकाल ठीक राष्ट्रपति के द्वारा तो जरूर लगा दिया जाता है, लेकिन ये कितने दिन तक क्या रहता है, लागू रह सकता है, कितने दिन तक ये वैलिड रह सकता है, उसके लिए क्या क्या परिस्थिति, उन पर भी चर्चा करेंगे। अगर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो उसमें हम लोग जानेंगे कि किस तरह से 1 माह के अंदर में उसे संसद द्वारा अनुमोदन देना होता है। वही राष्ट्रपति शासन अगर लागू किया गया हो तो संसद द्वारा अनुमोदन कितने महीने के अंदर में देना चाहिए, वो 2 माह होता है। फिर वित्तीय आपातकाल भी 2 माह होता है। अन्यथा अगर इस समय सीमा के अंदर अगर अनुमोदन नहीं दिया जाए तो स्वतः आपातकाल समाप्त हो जाएगा। तो आगे चर्चा डिटेल से और करेंगे हम लोग। नेक्स्ट 3 में देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है। कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, यहाँ पे राष्ट्रीय आपातकाल पूछ रहा है। अभी हम लोग चर्चा किए कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल की उस उद्घोषणा किया जाता है। कब किया जा सकता है, जब क्या हो, युद्ध की आशंका हो, बाह्य आक्रमण हो और सशस्त्र विद्रोह हो। यह 3 शब्द का प्रयोग अगर तो ऐसा लगे तब उस स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रयोग किया जाएगा। अब अगर किसी क्षेत्र में राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा तो क्या क्या परिस्थिति होगी, परिस्थिति यही होगा कि उस आपातकाल की स्थिति में क्या हो जाएगा, जो राज्य सरकार का जो भी निर्देशन होगा, यानी कि जो केंद्र सरकार के अंदर में सब कुछ वो आ जाएगा। चाहे वो बात की जाए आपात की घोषणा में संसद के राज्य सूची के विषय बनाने, विषय जो राज्य सूची है उस पर भी विषय बनाने का अधिकार किसको हो जाता है, वह राष्ट्रपति यानी कि संसद को हो जाता है। और बात की जाए
तो जितने भी होते हैं यानी कि किसी राज्य सरकार को यह निर्देश देने के लिए क्या होगा, वह केंद्र सरकार के सुझाव को मानना पड़ेगा उसको। अब वह अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किस प्रकार करे, अतः उस सभी को किसके, केंद्र के निर्देशों के साथ उसको पालन करना पड़ेगा। तो ये तो हम लोगों ने देखा कि राष्ट्रीय आपातकाल 352 के तहत में हम लोगों ने देखा, जिसमें से हम लोगों को यह भी जाना कि किस तरह से संसद द्वारा आपातकाल अगर घोषणा किया जाता है, मान लेते हैं कि आपातकाल की स्थिति में राज्य सूची के विषय पर कोई कानून बनाया गया है, तो आपातकाल की समाप्ति के 6 माह तक वह प्रभावी रहेगा। तो यह भी ध्यान रखना है। तो 356 में क्या था, 356 में हम लोगों ने देखा यह है राष्ट्रपति शासन, यानी कि इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्यों के संवैधानिक तंत्र अगर विफल हो गया हो तो उस परिस्थिति में वहाँ पर उस क्षेत्र में उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। तो इसके लिए आपात शब्द नहीं, राष्ट्रपति शासन या कहिए राज्य संवैधानिक आपातकाल का प्रयोग किया गया है। और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात। चौथा में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा चुकी है। अब करा राष्ट्रीय आपातकाल। तो राष्ट्रीय आपातकाल के पहले हम जानेंगे कि राष्ट्रीय आपातकाल का अनुच्छेद 352 में इसके बारे में कहा गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल है जो युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर क्या कर सकता है, इसमें राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। यानी इन सभी की आशंका हो तो अगर उसके बाद राष्ट्रपति अस्वस्थ होने का मतलब क्या हो गया कि राष्ट्रपति के आश्वासन होने का मतलब हो गया कि मंत्रिपरिषद की संतुष्टि। वास्तविक अर्थ उसका वही है कि मंत्रिपरिषद की संतुष्टि। आगे आप देखेंगे किस तरह से 44वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल में कुछ परिवर्तन किए गए, जिसमें क्या कहा गया, मंत्रिपरिषद का लिखित प्रस्ताव होना आवश्यक है। आगे चर्चा उस पर करेंगे क्या क्या परिस्थिति बना, किसके कारण जो बदलाव किया गया। तो इस तरह से राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा कितने बार की जा चुकी है, वह जो है टोटल 3 बार की जा चुकी है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि पहला बार कब किया गया। जो पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा है वह किया गया था 1962 ईस्वी में। अब आपके माइंड में रहा होगा 1962 में क्या परिस्थिति हुई थी। यह 26 अक्टूबर 1962 में परिस्थिति यही था कि जो नेफा था, यानी कि नेफा का हो गया अर्थ क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, इस क्षेत्र पर क्या किया, चीन के द्वारा आक्रमण कर दिया गया था। और यह सितंबर से पहले नवंबर में ही चीन के द्वारा यह आक्रमण कर दिया गया था। तो उसके कारण 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी को क्या कर दिया गया, यह राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया गया। तो इस तरह से पहला राष्ट्रीय आपातकाल 1962 ईस्वी में। उस समय जो राष्ट्रपति होते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन होते हैं। वही राधाकृष्णन होते हैं जो पहले उपराष्ट्रपति बनते हैं। जब वह यूएन से आते हैं तो वही 1952 ईस्वी में उपराष्ट्रपति के पद पर 62 तक रहते हैं। फिर आप देखेंगे कि किस तरह से 62 से 5वां तक फिर आपको देखने को मिल जाएगा वो राष्ट्रपति के रूप में रहते थे। ये परिस्थिति था उस समय। तो और दूसरा परिस्थिति अब हम लोग देखेंगे कब होता है। तो पहला हम लोगों ने देख लिया कि वह 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी को क्या होता है, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। और क्यों लगाया जाता है, चीन जो नेफा के क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया था, यही क्षेत्र अब अरुणाचल प्रदेश के नाम से आता है, उस परिस्थिति में लगाया जाए। दूसरा है 1971 ईस्वी में। अब 1971 ईस्वी में क्या ऐसा परिस्थिति होता है, 1971 में होता है कि पाकिस्तान के द्वारा क्या कर दिया जाता, भारत पर आक्रमण का आह्वान कर दिया जाता। और इसी को लेकर इंदिरा गांधी जो है बीबी गिरी के द्वारा वह आपातकाल की उद्घोषणा उनके द्वारा किया जाता है। तो आप ध्यान में रखेंगे 3 दिसंबर 1971 ईस्वी को। और इसी में आप देखेंगे कि क्या हो जाएगा, जो पहले बांग्लादेश था उसे पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था। और इसी में क्या होता है, इसी में बंगाल को स्वतंत्र देश बनाने की बात की मांग उठने लगती है। और यहीं पर 6 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश का स्वतंत्र देश भी बनेगा। तो ये परिस्थिति होता है दूसरे आपातकाल में, जिसमें पाकिस्तान के द्वारा क्या कर दिया जाता है, युद्ध के आह्वान किए जाने पर उस परिस्थिति में लगाया जाता है। और तीसरा आपातकाल आपको पता होगा, यह तीसरा आपातकाल जो काफ़ी चर्चा में रहा हुआ है, इंदिरा गांधी जो होती है। हालांकि इंदिरा गांधी तो द्वितीय में भी होती है। 1962 की बात की, जो पहला 1962 ना, उसमें वो अच्छा है कि वो उसमें नहीं रहते हैं, उसमें लाल बहादुर शास्त्री रहेंगे, तो वो बात अलग है। तो तीसरा हम लोग देखेंगे कि इंदिरा गांधी के समय में होता है, या इंदिरा गांधी का कार्यकाल होता हुआ लगता है 1975 ईस्वी को। तो आइए हम लोग जानते हैं कि तीसरा आपातकाल किन परिस्थिति में होता है। इसे समझने के लिए आपको थोड़ा 1975 से पहले चलना होगा। बात है 1971 ईस्वी को। 1971 ईस्वी में क्या होता है, चुनाव होता है। उस चुनाव में जो है इंदिरा गांधी क्या होती है, रायबरेली से चुनाव लड़ती है और वो जीत जाती है। और उसके विपक्ष में जो होते हैं, इंदिरा गांधी के विपक्ष में राजनारायण होते हैं। वो क्या करते हैं, इंदिरा गांधी के विरुद्ध हाई कोर्ट में मामला दाखिल करवा देते हैं। उसमें यह आरोप लगाते हैं कि जो इंदिरा गांधी चुनाव जीती है उसमें क्या कर चुनावी मतलब सरकारी मशीनरियों का दुरुपयोग किए हैं, तथा जो समय सीमा से अधिक पैसे भी खर्च किए हैं। और क्या है, मतदाताओं को गलत तरीके से
उसको क्या किया, प्रभावित किया है, यानी कि मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल किया है। ये केस होता है और डिसीजन आता है उस हाई कोर्ट का 12 जून 1975 ईस्वी में, जिसमें इंदिरा गांधी को वो दोषी पाता है और वह 6 साल तक इंदिरा गांधी को कोई भी चुनाव लड़ने के लिए क्या कर दिया जाता है, खारिज कर देता है। और साथ में यह भी कहा जाता है, वो तो खारिज करता ही करता है कि 6 महीने तक ये 6 साल तक वो कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकते। और साथ में यह भी कहा जाता है, ये देखिए ना, हाँ, यह भी कहा जाता है कि वह किसी भी तरह का पद भी संभालने पर भी, मतलब कोई भी पद भी नहीं संभाल सकते हैं। तो ये था परिस्थिति। अब क्या हो जाता है, अब सुप्रीम कोर्ट में इसके विरुद्ध चैलेंज किया जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन आता है 24 जून 1975 ईस्वी को। जैसे ही डिसीजन आता है वह भी इस डिसीजन को बरकरार रखता है। बारीकी अंतर रहता है कि वह इसको तो खारिज करता ही करता है, लेकिन प्रधानमंत्री पद पर बने रहने के लिए वो बोल देता है। अब क्या हो जाता है, यहाँ से खेला स्टार्ट होता है। अब देखिए क्या होगा, किस तरह से दुरुपयोग किया जाता है कार्यपालिका का। अब क्या होता है, इंदिरा गांधी 24 जून को फैसला आता है, 25 जून को क्या होता है, आधी रात को जो कौन रहते हैं, राष्ट्रपति फरुखुद्दीन अली अहमद होते हैं, उनसे क्या करते हैं, इस पर हस्ताक्षर, यानी कि आपातकाल पर हस्ताक्षर वो करवा लेती है। और वही 25 जून की आधी रात को वो क्या करती है, आपातकाल की घोषणा कर देती है। वो 21 महीने का, जो आप देखेंगे कि 21 मार्च 1977 ईस्वी तक रहेगा। तो किस परिस्थिति में इस तरह से यह इमरजेंसी लगाया गया है। इसके बाद फिर आप देखेंगे कि किस तरह से जैसे इमरजेंसी लगेगा, इमरजेंसी खत्म होगा, तब सारी पार्टियां मिलकर इंदिरा गांधी, यानी जो कांग्रेस होती है, उस इंदिरा गांधी को हराने के लिए क्या करती है, एक गठबंधन करेगी। और वो गठबंधन जनतांत्रिक गठबंधन के रूप में, जिसे जनता पार्टी जनता संघ के रूप में जाना जाएगा। और वो क्या होगी, 1977 के जो आम चुनाव होगा उसमें वो जीत हासिल करेगी। इसमें पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनेगी। इसमें कांग्रेस को 189 और जो गठबंधन की सरकार होती है उसको 345 वोट मिलता है। और इस तरह से पहली बार गैर गठबंधन की सरकार बनती है इंदिरा गांधी, यानी कि कांग्रेस की हार होती है, गैर कांग्रेसी सरकार। इसमें मोरारजी देसाई बनेंगे, वही मोरारजी देसाई जो इस जनतांत्रिक गठबंधन में, जनता पार्टी में, जनता संघ में आने से पहले वो कांग्रेस में ही थे। आपको पता होना चाहिए, जब इंदिरा गांधी सरकार बनी थी तो ये इनको वित्त मंत्री दिया गया था, इन्हीं के पास में था। किन के पास में था, ये मोरारजी देसाई के पास में। हालांकि ये आपको मोरारजी देसाई को जो पीएम बनने का है, वह जवाहरलाल नेहरू के बाद से ही उनका मन था, क्योंकि वो सीनियर लीडर थे। तो उस समय लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी पर आकर नजरें सबको टिकती है, इसमें वो खारिज कर देते। इसी में वो लिटिल गर्ल कहकर इंदिरा गांधी को बोलते हैं, कौन, ये मोरारजी देसाई जी। फिर क्या होता है कि आपको पता होगा, लाल बहादुर शास्त्री का ताशकंद में अचानक 10 को वहाँ पर मीटिंग होता है, 11 को उनकी मृत्यु हो जाती है। या 5:30 बजे इंदिरा गांधी घोषणा करती है पूरे भारत में। उसके बाद फिर यहाँ से अगले पीएम कौन होगा, उसके लिए भी क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पर भी क्या हो, मोरारजी देसाई को सीनियर लीडर होने के मुताबिक इन्हें लगता है कि हमें बनाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो भी कार्यकारी में यानी जो अध्यक्ष थे और अन्य जो नेता थे, वो उनसे संतुष्ट नहीं थे। वो उनको लगता था कि जो मोरारजी देसाई है वो अपने मन का ही करेंगे, है ना, वो जो है पार्टी का बात नहीं माने। इसको लेकर फिर इंदिरा गांधी बनते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट होता है और वही उसके बाद से प्रोसेस इस तरह से होता है और गठबंधन बनता है। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना। यहीं पर क्या होगी, फिर वो जनता पार्टी की जो जनता संघ की सरकार बनेगी ना, जनता संघ यानी जनतांत्रिक गठबंधन जो बनेगा, वह भी ज़्यादा दिन तक नहीं चलता। 1977 में बनता है, 1977 में चुनाव होता है, मात्र 3 वर्ष तक 1980 ईस्वी में यह भी भंग हो जाता है। और इसी से, इस जनता संघ से यानी जनतांत्रिक संघ से जो बनेगा, इसी से अलग होकर जनसंघ से क्या होगा, भाजपा का गठन 1980 ईस्वी में होगा, जिसको लाल किले से अडवाणी अध्यक्षता करेंगे। तो ये था कहानी कुछ जिस प्रकार से 3 आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल लगा। आशा करते हैं इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न भी पूछे जाते हैं, उन भी हम लोगों ने चर्चा कर लिया कि तीसरे में कौन थे, दूसरे में कौन थे, प्रथम में कौन थे, किस परिस्थिति में किस अनुसार लगा। राष्ट्रीय 5वां देखिए, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किन परिस्थिति में कर सकता है। अब करा राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किन परिस्थिति में कर सकता है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि जो राष्ट्रीय आपातकाल के अनुच्छेद 352 के तहत कहा गया है कि अगर युद्ध हो, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विधियों के आधार पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। 3 में से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 6 में कह रहा है बाहरी आक्रमण के आधार पर अब तक राष्ट्रपति कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर चुके हैं। तो देखिए अब यहाँ प्रश्न उठ रहा है बाहरी आक्रमण के आधार पर। तो अब बताइए बाहर आक्रमण के आधार पर कितनी बार हो चुका है। तो बाहर आक्रमण के आधार पर 2 बार हो चुका। प्रथम 1961 ईस्वी में। 1961 में परिस्थिति क्या बना था, आपको तो पता होना चाहिए। 1961 में क्या हुआ था कि नेफा हुआ था, यानी नेफा पर जो चीन के द्वारा 61 नहीं 62 में 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी को चीन ने नेफा क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया था। नेफा का अर्थ होता नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, और जो अभी वही जो क्षेत्र है वो अरुणाचल प्रदेश में जाना जाता है। तो वही, हालांकि वो नवंबर से युद्ध स्टार्ट हो गया था, तो 26 अक्टूबर को लगाया गया था।
तो इस तरह से ये बाहरी आक्रमण। और दूसरा जो है 1971 ईस्वी में जब पाकिस्तान क्या कर देता है, युद्ध की घोषणा कर देता है, तब उसके विरोध में क्या करती है इंदिरा गांधी बीबी गिरी को कहकर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं। और इसी में से आप देखेंगे कि जो पूर्वी पाकिस्तान, जो बांग्लादेश बांग्लादेश है, जो पहले क्या था भारत का हिस्सा था, पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था, यहाँ पर भी बांग्लादेश की एक अलग देश बनाने की मांग उठने लगती है। 6 दिसंबर 1971 को देखेंगे बांग्लादेश भी इसी में बनेगा। तो इस तरह से दो परिस्थिति में बाह्य आक्रमण के आधार पर क्या किया गया, राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा। सातवां देखेंगे आंतरिक अशांति के आधार पर कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई। अभी आपको चर्चा किया कि हमने कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत में कहा गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल तब लागू किया जा सकता है जब युद्ध हो, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। तो यहाँ पर आंतरिक अशांति का रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो सशस्त्र विद्रोह है वह 44वें संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में इस शब्द को जोड़ा गया। तो जोड़ा कब गया, वो उसको जोड़ा गया आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह किया गया। पहले क्या था, युद्ध था, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति था। लेकिन जो जिस तरह से दुरुपयोग किया गया कार्यपालिका का, जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि इमरजेंसी लागू किया गया, तो इस तरह के आने वाला समय में दुरुपयोग ना हो उसके लिए आंतरिक अशांति को हटाकर क्या कर दिया गया, सशस्त्र विद्रोह कहा गया। तो वही आंतरिक अशांति के आधार पर इंदिरा गांधी के द्वारा 25 जून 1975 ईस्वी की आधी रात यानी 26 जून को कहिए आप, वह इमरजेंसी लागू हुआ था 21 महीनों के लिए, जो 21 मार्च 1977 ईस्वी तक चला था। तो ध्यान में रखेंगे मात्र एक बार आंतरिक अशांति के आधार पर हुआ, उसके बाद तो फिर क्या होती है 1977 ईस्वी में ये होता है इमरजेंसी हटता है। और जैसे इमरजेंसी हटता है यानी इमरजेंसी लगता है, उसी समय से क्या हो जाता है, कांग्रेस यानी इंदिरा गांधी को हराने के लिए अन्य सभी पार्टियां एकजुट होकर उन्हें हराने का क्या करती है, विचार करने लगते हैं। और एक गठबंधन तैयार होता है जो जनतांत्रिक गठबंधन के रूप में, जनता संघ के रूप में जाना जाता है। और उसमें पहली बार क्या होती है, कांग्रेस की हार होती है और गैर कांग्रेसी सरकार मोरारजी देसाई पीएम बनते हैं। देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी, तो रेस्ट में पहली हम लोगों ने अभी चर्चा किया कि नवंबर में चीन के द्वारा क्या किया दिया था, नेपाल पर आक्रमण कर दिया गया था। वही नेपाल ही अरुणाचल प्रदेश के नाम से आता। और 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया गया था। देश में उस समय कौन थे राष्ट्र, ये भी पता होना चाहिए, उस समय सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। वही सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो देश के पहले उपराष्ट्रपति होते हैं, वो यूएन से आते हैं, 1952 से 1962 तक राष्ट्रपति रहते हैं। सॉरी वो उपराष्ट्रपति रहते हैं। और 62 से 67 तक क्या रहेंगे, यह रहेंगे ये होंगे राष्ट्रपति होंगे। और आपको पता होगा कि 1967 के बाद फिर क्या होंगे, उसके बाद बनेंगे कौन, देखिए ना नाम बोल रहे हैं, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन बनेंगे। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन बनेंगे 67 से 69 तक। और डॉक्टर कार्यकाल में ही उनकी मृत्यु हो जाएगी बीमारी के कारण। और इस 69 ईस्वी में बीबी गिरी को क्या बनेगा, उपराष्ट्रपति जो रहते हैं, राष्ट्रपति बनने का मौका मिलता है। और इसी में से वो क्या होते हैं, इसी में से क्या होता है, एक खेल यहाँ पे भी स्टार्ट होता है। क्या होता है, इंदिरा गांधी के कहने पर ये इस्तीफा भी दे देते थे क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव भी आ जाता है। अब यहाँ पर होता है, यहीं पर पहली बार अंतर आत्मा से वोट डालने का जो होता है शब्द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन उसके बाद फिर कभी इस शब्द का उपयोग जरूर किया जाता है, लेकिन उसके बाद कभी बदलाव नहीं होता है। तो वो कहानी आगे हम लोग चर्चा करेंगे किस तरह से क्या होते हैं, जो बीबी गिरी होते हैं वह उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हैं जब डॉक्टर जाकिर हुसैन रहते हैं। लेकिन फिर क्या होता है कि मतलब देखिए यहाँ पर उस समय तो कांग्रेस की सरकार जरूर रहती है, क्योंकि बात हो रही है कब, 1969 ईस्वी की बात हो रही है। तो 1969 ईस्वी में क्योंकि यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री जी का मृत्यु भी हो जाता है, कब, वो तो 66 में हो जाता है। तो 69 में इंदिरा गांधी ही रहती है। और इसमें इंदिरा गांधी चाहती है कि मतलब वो ऐसा राष्ट्रपति चाहती है कि जो उनकी बातों को माने, उनकी बातों को रखे। लेकिन कांग्रेस के जो अन्य लीडर होते हैं, पार्टी के जो अन्य नेता होते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि वो मतलब जैसा इंदिरा गांधी चाह रही है वैसा राष्ट्रपति बने, वो कुछ और भी क्या हो, स्वतंत्र छवि के चाहते हैं। तो इसलिए वो सहमत नहीं होते इंदिरा गांधी को। तो नीलम संजीव रेड्डी को, जो पार्टी के सदस्य होते हैं, वह नीलम संजीव रेड्डी को चुनते हैं। नीलम संजीव रेड्डी को कांग्रेस की तरफ से उनको क्या किया जाता है, राष्ट्रपति के लिए चुना जाता है। और इसी में होता पहले ये मतलब चुनाव से कुछ दिन पहले बीबी गिरी को हिंट कर देती है और ये इस्तीफा देते हैं। और जो जितने भी कांग्रेस के विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, वो इंदिरा गांधी कहती है कि एक दिन पहले कि अंतरात्मा से आप वोटिंग कीजिए। तो इसी में अंतरात्मा का भी प्रयोग होता है, काफ़ी दिलचस्प है। और इसमें देखेंगे बारीकी अंतर से नीलम संजीव रेड्डी क्या होंगे, हार जाएंगे। इस बार पहली गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति यहाँ पर बीबी गिरी निर्दलीय से चुनकर आएंगे। तो प्रश्न अच्छा है, टॉपिक भी अच्छा है, क्वेश्चंस भी अच्छा है, क्योंकि प्रश्न देखने को भी मिल जाता है। तो यहीं पर पहली बार क्या होगा, स्वतंत्र निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में बीबी गिरी का चुनाव होगा राष्ट्रपति के रूप में, वह 1969 तक। और यही क्या होता है ना कि जब वो इस्तीफा देते हैं ना, तो कुछ दिन तक राष्ट्रपति का पद खाली रहता है। आपको पता होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन भी इधर मर जाते हैं,
डॉक्टर जाकिर हुसैन, उनका भी मृत्यु हो जाता है। अब ये राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कुछ दिन तक कार्यवाहक के रहते हैं, फिर इस्तीफा दे देते हैं वो, इसलिए निर्दलीय के रूप में खड़ा होने के लिए। अब यहाँ से 20 से 24 दिन में खाली रहेगा कुछ दिन के लिए। और यहाँ पर पहली बार क्या होगा, अगर क्या हो, राष्ट्रपति भी नहीं हो, उपराष्ट्रपति भी नहीं हो, तब कौन करेगा, राष्ट्रपति का पद कौन संभालेगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। यहीं पर जो मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे, पहली बार होंगे, वह मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं मोहम्मद हिदायतुल्लाह होंगे, प्रथम मुख्य न्यायाधीश। यही मोहम्मद हिदायतुल्लाह कुछ दिन तक राष्ट्रपति के लिए कार्यभार संभालेंगे। तो प्रश्न यहाँ से भी पूछ देता है, पहले वह कौन थे मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति का पद संभाला, तो वो मोहम्मद हिदायतुल्लाह। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। 9 में कह रहा है कि देश में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी। तो देश में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किन परिस्थिति में होती है, परिस्थिति होता है जब पाकिस्तान के द्वारा युद्ध का आह्वान कर दिया जाता है। तब क्या होता है, इंदिरा गांधी जो होता है बीबी गिरी को कहकर आपातकाल के लिए घोषणा करते 3 दिसंबर 1971 ईस्वी को। ज़्यादा दिन तक नहीं, 17 दिसंबर तक रहता है, उसके बाद वापस ले लिया जाता है। 10 में देखेंगे तीसरी, हाँ, उस समय कौन होते हैं जो दूसरा आपातकाल लागू होता है, तो वह भी आपको ध्यान में रखना होगा। उस समय बीबी गिरी होते हैं, वही बीबी गिरी जिसकी कहानी हम लोग जस्ट ऊपर अभी हम लोग समझे कि किस तरह से ये वही बीबी गिरी है जो क्या होते हैं, निर्दलीय से स्वतंत्र रूप से निर्दलीय के रूप में राष्ट्रपति चुने जाते हैं। और पहले गैर कांग्रेसी ये होते हैं, चुने जाते हैं, राष्ट्रपति चुने जाते हैं, जिसमें इंदिरा गांधी है जो अंतर आत्मा शब्द का प्रयोग करती है। नेक्स्ट 10 में देखेंगे तीसरी, राष्ट्रपति ने तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की थी। तो अभी हम लोगों ने देखा था क्या होता है कि इंदिरा गांधी 1971 के चुनाव में वह क्या करती है, रायबरेली से चुनाव जीतती है, और उनके विपक्ष में जो खड़ा होते हैं वो राजनारायण होते हैं। राजनारायण क्या करते हैं, जैसे चुनाव हारते हैं तो वह क्या करते हैं, फिर उसके बाद चुनाव हारने के बाद वह हाईकोर्ट में इंदिरा गांधी के विरुद्ध में क्या करते हैं, मामला दाखिल करवाते हैं, जिसमें वो आरोप लगाते हैं कि जो इंदिरा गांधी है वो क्या किए, सरकारी तंत्र का गलत उपयोग किए है, जो पैसे का जो रखा गया था क्राइटेरिया उसे ज़्यादा खर्चा की है, और उसके बाद और क्या किया है, उसके बाद वह क्या किया, मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए गलत तरीके का इस्तेमाल किए। इन सभी को आरोप लगाते हैं, वो आरोप क्या हो जाता है, सही पाया जाता है। और यह जो हाईकोर्ट का डिसीजन होता है 12 जून 1975 ईस्वी को आता है, जिसमें वह क्या करता है, इंदिरा गांधी के जो चुनाव होता है उसको वो खारिज कर देता है। यानी कि जो इंदिरा गांधी को उसमें दोषी पाता है, और वह 6 वर्ष के लिए किसी भी तरह के चुनाव लड़ने से मना कर देता है, और कोई भी पद संभालने से भी उनको रोक लग जाता है। अब इसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन उसको क्या करता है, बरकरार रखता है। और सिर्फ थोड़ा सा अंतर होता है कि वो बोलता है कि कोई भी पद तो नहीं क्या कर सकते हैं, यह इलेक्शन तो नहीं लड़ सकते हैं, मतलब उस डिसीजन को कायम रखता है, उस डिसीजन को बरकरार रखता है जो हाईकोर्ट को दिया जाता है। लेकिन ये कहा जाता है कि वो प्रधानमंत्री रहेगी। अब खेला यहाँ से स्टार्ट होता है, अब वह क्या करेंगे 24। अब यहाँ पर ये भी हो रहा था ना कि डिसीजन तो आ रहा था, अब इधर राजनारायण क्या कर रहे थे, हाई कोर्ट के डिसीजन आने के बाद से ही पर डे जुलूस और लोगों को इस पर जागरूक करना स्टार्ट कर रहे थे। मतलब पर डे क्या हो रहा था, भारी मात्रा में इसका विरोध हो रहा था, क्योंकि हाई कोर्ट का एक फैसला था जिसमें वो इंदिरा गांधी के विरुद्ध में फैसला आया था। तो पर डे जुलूस, सभाएं, विरोध स्टार्ट था। अब 25 जून को 24 जैसे ही 24 जून को सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है, 25 जून को वो फरुखुद्दीन अली अहमद से क्या करते हैं, इस फैसले पर, आपातकाल के फैसले पर हस्ताक्षर कराकर पूरे देश में आपातकाल 21 महीने के लिए लगा देता है। तो वही होगा 26 जून 1925, 25 जून की आधी रात को, यानी कि 12 बजे के बाद तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस राष्ट्रपति के आधार पर की गई थी। तो आपको पता होना चाहिए, अभी हम लोग चर्चा करेंगे। जो तीसरी राष्ट्र आपातकाल की घोषणा हुआ, इंदिरा गांधी क्या करती है, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन 24 जून को आता है तो 25 जून की आधी रात को वह क्या करती है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करती है। वह 21 महीने का आपातकाल लगाती है, जो आपको पता होगा कितने दिन तक, 21 मार्च 1973 ईस्वी तक प्रभावी रहता है। और उस समय जो राष्ट्रपति होते हैं क्या होते हैं, फरुखुद्दीन अली अहमद से आपातकाल के फैसले पर वह दस्तखत करवा लेती है। और यहीं पर फिर उसके बाद परिवर्तन यह भी देखने को मिलेगा 44वां संविधान संशोधन में, जिसमें कांग्रेस की पहली बार हार होगी। इसी इमरजेंसी के बाद में चुनाव होगा 1977 में, और उसमें जो यह सिग्नेचर करवा लेती है फरूख अली अहमद पर। इसमें कहा जाता है कि जब तक राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगाया जा सकता, जब तक मंत्रिपरिषद का लिखित क्या हो, मंजूरी नहीं हो, यानी लिखित जब तक मतलब नहीं आया हो राष्ट्रपति के बाद। तो इसमें परिवर्तन किया गया, क्योंकि यहाँ पर मौखिक रूप से वो करवा लेती है मंत्रिपरिषद के। तो वो भी प्रश्न आगे देखने को मिलेगा कि जो तीसरा आपातकाल 1975 के आपातकाल की घोषणा के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो वो भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो तीसरी बार है आंतरिक अशांति के आधार पर किया गया था, वो इंदिरा गांधी के द्वारा।
12 में देखेंगे प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे। तो प्रथम आपातकाल के उद्घोषणा के समय हम लोगों ने देखा था कि प्रथम आपातकाल जो कब लगा था वह 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी को लगा था, जो नवंबर से चीन के द्वारा क्या हो गया था, आक्रमण स्टार्ट हो गया था। किस पर? नेफा पर। नेफा का अर्थ होता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। इसी क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया था। इस क्षेत्र को ये भी अरुणाचल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो उस परिस्थिति में कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ये वही डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो पहले उपराष्ट्रपति रहते। कब? जब वो यूएन से आते हैं तो 1952 से 62 तक राष्ट्रपति के रूप में, उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। फिर आप 62 से देखेंगे 65-67 के रूप में राष्ट्रपति के रूप में ये चुने जाते हैं। तो यही होगा प्रथम आपातकाल के समय जब घोषणा हुआ था तो 62 में वो राष्ट्रपति का पद ले चुके थे। कौन? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। 13 में देखिए द्वितीय राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे। तो द्वितीय आपातकाल कब लगा था? हम लोगों ने देखा द्वितीय आपातकाल जब पाक के द्वारा युद्ध का आह्वान किया जाता है, तो उस परिस्थिति में इंदिरा गांधी बीबी गिरी के द्वारा आपातकाल की घोषणा क्या करती है? पूरे देश में करती है, जो होता है 3 दिसंबर 1971 ईस्वी को होता है। और आपको देखेंगे इसी में से पाकिस्तान के द्वारा क्या कहता है, पूर्वी पाकिस्तान को अलग करने की मांग चलती है, क्योंकि जो बांग्लादेश था पहले पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था। इसमें बांग्लादेश को एक स्वतंत्र देश बनाने की बात उठती है और इस समय भारत क्या करता है? बांग्लादेश को आज़ाद करता है और नया देश बांग्लादेश के रूप में वो जाना जाता है। तो डॉक्टर क्या हो जाएगा द्वितीय आपातकाल? वो हो जाएगा डॉक्टर बीबी गिरी हो जाएगा। ये वही बीबी गिरी है जिसमें अभी चर्चा की है कि किस तरह से यहाँ पर क्या होता है, पहली बार गैर कांग्रेसी यहाँ पर राष्ट्रपति के रूप में चले जाते हैं, निर्दलीय के रूप में, वह डॉक्टर बीबी गिरी होंगे। परिस्थिति क्या था वो भी हम लोगों ने देखा, किस तरह से पहले वो उपराष्ट्रपति रहते, इंदिरा गांधी के कहने पर वो इस्तीफा देते हैं। इस्तीफा के बाद क्या होता है, जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो जाता है। अब इसलिए खाली हो जाता है ना क्योंकि डॉक्टर जाकिर हुसैन की कार्यकाल के दौरान मृत्यु होती है। अब उस समय क्या होते हैं, ये जो बीबी गिरी होते उपराष्ट्रपति होते हैं तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में होते हैं, लेकिन जैसे ही इंदिरा गांधी का आती है तो ये इस्तीफा दे देते हैं। तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो गया। अब राष्ट्रपति का पद आपको पता होना चाहिए कि जब राष्ट्रपति का पद क्या हो, जब राष्ट्रपति खाली उपराष्ट्रपति खाली हो तो उसका पद कौन संभालेगा? राष्ट्रपति का वो संभालेगा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। तो अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का भी प्रश्न आ जाएगा, जो कौन बनेंगे? एम हिदायतुल्ला बनेंगे, पहला मुख्य न्यायाधीश होंगे। अब वो होंगे। उसके बाद इधर बीबी गिरी क्या होगा, अब बीबी गिरी को यहाँ पर इंदिरा गांधी के द्वारा हिंट मिल दिया जाता। अब उधर कांग्रेस जो है वह नीलम संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति बनाना चाहती है, यानी वर्किंग कमेटी जो होती है वो किसको बनाना चाहती है? वो नीलम संजीव रेड्डी को। लेकिन इंदिरा गांधी पूर्ण सहमत उनसे नहीं होती है। इंदिरा गांधी एक ऐसा राष्ट्रपति चाहती है कि जो उनकी बातों को माने, उनकी बातों को रखे, नहीं उस टाइप से खोजती है। लेकिन नीलम संजीव रेड्डी वो नहीं देखती है। लेकिन जो अन्य नेता होते हैं वो ऐसा नहीं चाहते हैं कि इंदिरा गांधी जैसा चाहती है वो ऐसा ही मिले, है ना। वो ये चाहती है कि वो क्या हो, सभी पार्टी का सदस्यों का वो क्या करे, वो बात को रखे और उसको सोचे समझे। ऐसा नहीं कि वो इंदिरा गांधी के कहने पे चले। तो उस तरह से पार्टी की छवि उस तरह से राष्ट्रपति को देखना चाहती है। तो इसी यही टकराव यहाँ पर थोड़ा सा देखने को मिलता है। अब आपके प्रश्न में, आपके माइंड में ये भी प्रश्न उठ रहा होगा तो कि इंदिरा गांधी तो उसी का सरकार था, तो फिर वो सहमत क्यों नहीं थी जब अन्य बार की? लेकिन अंदर जो और अन्य नेता थे वो इंदिरा गांधी के सभी फैसले से संतुष्ट भी नहीं थे। अंदर के ही जो लीडर थे, जिसमें आप देखेंगे ना बाद में टूट टूट कर सब नया नया पार्टी बन रहा। आप आगे देखेंगे टीएमसी बनेगा, फिर आप आगे देखेंगे एनपीसी बनेगा, एनसीपी बनेगा, सब तो कांग्रेस के ही रहते हैं ना। चाहे वो कौन हो, पीएन संगमा हो, जो आप आगे देखेंगे एनसीपी बनेगा, फिर एनपीपी बनेगा। तो वो सभी वो चर्चा आगे है, डिटेल है। तो यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर भी वही होता है। तो बीबी गिरी को क्या होते हैं, एक वोटिंग से एक दिन पहले जितने भी कांग्रेस के सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, वो इंदिरा गांधी क्या कहती है, उनको आह्वान करती है, यानी सांसदों को कहती है कि अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट डालें। और यही उसमें बारीकी अंतर से जो कांग्रेसी जो राष्ट्रपति होते हैं कांग्रेस की तरफ से जिनको चुना जाता है वो नीलम संजीव रेड्डी की इसमें बारीकी वोट से हाट होती है। और पहली बार निर्दलीय के रूप में कौन चुने जाते हैं? बीबी गिरी चुने जाते हैं। तो आप ध्यान में रखिएगा, स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में। तो ये कहानी था इनका, क्योंकि द्वितीय राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति वही रहते हैं। 14 में देखिए 1975 में तीसरे राष्ट्रपति की घोषणा किसने की थी? तो वह जो घोषणा करते हैं वह फरीक अली अहमद होते हैं। उन्हीं के द्वारा इंदिरा गांधी क्या कराती है, राष्ट्रीय आपातकाल पर हस्ताक्षर करा लेती है। नेक्स्ट 15 में देखेंगे 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के संबंध में कौन सा सही है। अब कह रहा है जो 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल का उद्घोषणा हुआ था उसमें कौन सा कथन सही है। पहला है मंत्रिमंडल के मौखिक सिफारिश पर राष्ट्रपति ने उद्घोषणा की थी। तो देखिए, दूसरा है मंत्रिमंडल ने लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति की उद्घोषणा की थी। प्रधानमंत्री ने लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति ने उद्घोषणा की थी। मंत्रिमंडल के अनुमोदन के पूर्व प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने उद्घोषणा की थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब डी होगा, क्योंकि यहाँ पर अब इसी के बाद बदलाव होगा 1978 ईस्वी में 44वां संविधान संशोधन में। इसमें क्या हुआ था, जो फरूक अली अहमद थे वो क्या कर दिए थे, मंत्रिमंडल के अनुमोदन के पूर्व ही प्रधानमंत्री की सिफारिश पर वो क्या कर दिए थे,
जो आपातकाल था उस पर आपातकाल के फैसले पर दस्तावेज पर वो हस्ताक्षर कर दिए थे। तो इसी के बाद वो बदलाव किया जाता है जिसमें कहा जाता है कि जब तक क्या हो लिखित मंत्रिमंडल का दस्तावेज नहीं आया हो तब तक वो राष्ट्रपति नहीं कर सकता। वो 44वां संविधान संशोधन 1978 में बदलाव किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिसमें क्या किए थे, फर्रुख अली अहमद मंत्रिमंडल के अनुमोदन के पूर्व सिर्फ प्रधानमंत्री की सिफारिश पर क्या कर देते, राष्ट्रपति का उद्घोषणा राष्ट्रपति ने यह आपातकाल की घोषणा कर दिए थे। 44 में देखेंगे, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 ने अनुच्छेद 352 में किस शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखे थे। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में होता है। अब यह होता है पहली बार जब गैर कांग्रेसी सरकार मोरारजी देसाई की बनती है। मोरारजी देसाई की सरकार किन परिस्थितियों में बनती है, आपको पता होगा कि इमरजेंसी लगाती है, इंदिरा गांधी के द्वारा इमरजेंसी लागू किया जाता है और उस इमरजेंसी के काल में सभी पार्टियां एकजुट होकर क्या चाहती, इंदिरा गांधी को हराना चाहते हैं। और वही जो गठबंधन की जो सरकार बनती है, जो जनतांत्रिक गठबंधन अर्थात जनता संघ के रूप में जाना जाता है, जो 1977 के आम चुनाव में जीतती भी है, जिसमें 345 गठबंधन का आता है और कांग्रेस का मात्र 189 के आसपास होता है। तो इस तरह से 44वां संविधान संशोधन मोरारजी देसाई की जब सरकार आती है, गैर कांग्रेसी सरकार आती है, तो उसमें क्या किया जाता है, 352 में जो शब्द था आंतरिक अशांति, जिसके आधार पर इंदिरा गांधी ने फर्रुख अली अहमद के राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया था, पूरे देश में आपातकाल लागू किया था, उस शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह का क्या करती है, जोड़ती है उसको। तो ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखना है, तो वही होगा आंतरिक अशांति को हटाकर सशस्त्र विद्रोह का। 17 में देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को संसद की समझ किस उसकी स्वीकृति हेतु जाना जाता है। कहता राष्ट्रीय आपातकाल को घोषणा को संसद के समझ उसकी स्वीकृति हेतु रखा जाना चाहिए। अगर मान लेते हैं कि राष्ट्रीय आपात, अभी हम लोग चर्चा की कि राष्ट्रीय आपात कब, अनुच्छेद 352 में युद्ध, बाहर आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह का के आधार पर क्या कह सकता है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया जा सकता है। तो वह घोषणा करने के बाद संसद का अनुमोदन उसको अनुमोदन लेना होता है। यह अनुमोदन क्या होना चाहिए, वह 1 माह के अंदर में ले लिया जाना चाहिए। यानी कि 1 माह के अंदर में सांसद यानी राज्यसभा लोकसभा दोनों पारित कर दे, तब क्या होगा, यह राष्ट्रीय आपातकाल 6 माह के लिए बढ़ जाएगा। अन्यथा अगर पारित नहीं करता हो तो स्वतः हुआ 1 माह के अंदर में समाप्त हो जाएगा। और आपको यह भी ध्यान में रखना होगा, यह जो अनुमोदन होगा वह क्या होगा, मतलब जो ये जो पास किया जाएगा वह विशेष बहुमत के द्वारा किया जाएगा। तो इसमें यह भी ध्यान में रखना है कि इसमें मतलब जो विशेष बहुमत यानी 2/3 बहुमत के द्वारा 2/3 बहुमत के समर्थन मिलना चाहिए, ये तभी अब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। और अब बाकी अन्य जो आपातकाल हैं, जैसे राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, उसमें साधारण बहुमत के द्वारा भी हो जाता है। अब विशेष बहुमत में जिसमें क्या उपस्थित एवं मत देने वाले का 2/3 भाग होना चाहिए, वही होता है विशेष बहुमत। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि कितनी होती है। अब हमने अभी चर्चा किया कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के बाद संसद को 1 माह के अंदर में क्या करना होता है, उसे पारित करना होता है। एक परिस्थिति और बनता है कि मान लेते हैं 1 माह के, मान लेते हैं संसद के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल 6 माह के लिए लागू हो, अगर आगे बढ़ाना है तब क्या होता है कि अगर राज्यसभा उसको पारित कर देता और लोकसभा भंग हो जाता है, तब क्या होगा परिस्थिति, तब वह जारी रहेगा। लेकिन परिस्थिति ये होता है कि जब लोकसभा का गठन होगा तो 30 दिन के अंदर में उसको पारित करना होता है। तो यह भी ध्यान में रखिएगा, हो सकता है प्रश्न आपसे पूछ दिया जाए कि किन परिस्थितियों में लागू रह सकता है, मतलब थोड़ा सा और अगर डीपली जाना चाहे तो। लेकिन यहाँ पर कह रहा है राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि, अभी हम लोग देखा ना कि 1 माह के अंदर में उसे संसद को अनुमोदन करना होता है और 6 माह तक रहता है, और इसी तरह कर कर वो अनंत काल के लिए बढ़ा सकती है, 6 माह के लिए। नेक्स्ट देखिएगा, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। कहता है कि जो राष्ट्रपति है राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, तब जब उन्हें लगे कि भारत की सुरक्षा खतरे में है। यह भी है, चलिए यह भी मतलब यह भी देखा ही जाता है कि भारत की सुरक्षा खतरे में, तब वह बाहर आक्रमण के आधार पर, इसमें हम लोगों ने देखा ना 2 बार लगाया गया, जिसमें एक चीन के द्वारा एक पाकिस्तान के द्वारा हुआ। प्रधानमंत्री उन्हें ऐसा करने पर परामर्श दे। तीसरा में उन्हें ऐसा करने के लिए केंद्रीय कैबिनेट की लिखित निर्णय प्राप्त हो और संसद ऐसी घोषणा के लिए प्रस्ताव करे थी। यही परिवर्तन हो जाता है राष्ट्रीय आपातकाल में कि ऐसा वो तभी कर सकते हैं जब केंद्रीय कैबिनेट की लिखित निर्णय यानी लिखित जब निर्णय हो तब वो ऐसा कर सकते। अन्यथा जो कहानी हुआ था, जो घटना हुई थी 1975 में कि सिर्फ आंतरिक अशांति के आधार पर प्रधानमंत्री के कहने पर बिना मंत्रिपरिषद के अनुमोदन के पूर्व कर दिया गया था, उसी से सबक लेते हुए ये बदलाव कर 1944 के 78 में इस शब्द को जोड़ा गया कि केंद्रीय कैबिनेट का लिखित निर्णय प्राप्त होना आवश्यक है। नेक्स्ट 20 में देखिए, राष्ट्रीय आपात की घोषणा का स्वतः प्रभाव होता है। राष्ट्रीय आपात की घोषणा का स्वतः प्रभाव क्या होता है, स्वतः प्रभाव होता है, आपको यह पता होना चाहिए कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तो
अनुच्छेद 358 और 359 के अनुसार क्या हो जाता है, जितने भी मौलिक अधिकार हैं वो समाप्त हो जाते हैं। अब मौलिक अधिकार कौन है, आपको पता होना चाहिए कि मौलिक अधिकार जो है वह अनुच्छेद कब से कब तक होगा, 14 से लेकर 32 तक, मतलब 12 से लेकर जो 32 तक था, उसमें मौलिक अधिकार का वर्णन क्या है, जिसमें हम लोगों ने जाना था कि देखिए मौलिक अधिकार कि इसमें क्या कहता है, स्वतः निलंबन हो जाता है। तो हम लोग जानेंगे 14 से लेकर 18 तक समता के विरुद्ध समता का अधिकार था, फिर 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार था, 22 से लेकर 25 तक क्या था, शोषण के विरुद्ध था, अधिकार था। 19 से 22 नहीं हो गया, 23 से 25, तो 23 से 25 शोषण के विरुद्ध था। फिर 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता था। 29 से 30 संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी था। 32 में क्या था, वह था संसदीय संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये था मौलिक अधिकार। अब हमें ये जानना है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा में क्या समाप्त होता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल जैसे ही लगता है तो जो मौलिक अधिकार वो निलंबन हो जाते हैं। वो निलंबन क्या होते हैं, 20 और 21 को छोड़कर बाकी सभी मौलिक अधिकार निलंबन हो जाते हैं, यानी लागू नहीं रहते हैं। अब 20 में क्या है, तो आप याद करिए, अभी हम लोग चर्चा किए कि अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक क्या है, मौलिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसमें 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इसमें 6 मौलिक अधिकार, 6 स्वतंत्रता दिया गया, बोलने का स्वतंत्रता, और उसके बाद क्या है, समूह बनाने का स्वतंत्रता। उसके बाद क्या है कि समूह बनाने के बाद आप क्या कर सकते हैं, आवागमन भी कर सकते हैं, निवास भी कर सकते हैं। लेकिन समूह के बाद ये भी ध्यान में रखना है कि क्या करना है, ये शांतिपूर्ण सशस्त्र और शस्त्र रहित सम्मेलन का भी स्वतंत्रता है। इन सभी को 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। तो ये तो अलग है, 19 की बात है। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना होगा कि 19 है जो एक परिस्थिति में 19 का निलंबन नहीं किया जा सकता। पता है कब, जब अनुच्छेद क्या हो, यानी कि जब सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित आपातकाल नहीं किया जाता है, तब 19 का निलंबन क्या हो जाएगा, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित आपातकाल में नहीं किया जाता। यानी जब सशस्त्र विद्रोह जब होता है ना, उसके आधार पर जब मान लेते हैं क्या हुआ, आपातकाल का घोषणा लगा, तो उसमें 19 को निलंबन नहीं किया जाता, अन्यथा सभी में कर दिया जाता है आपातकाल में। ये ध्यान में रखना है। और जो हमेशा नहीं होता 20-21 में, 20 में क्या था आपको पता होगा, 20 में होगा ये मतलब ये कोई भी अगर गिरफ्तार करता उसके विरुद्ध में है 20 का, तो ये भी ध्यान में आपको रखना है कि अनुच्छेद 20 में क्या कर रहा है कि अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, और 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो इन दो का क्या होता है, अनुच्छेद 20-21 का मूल अधिकारों को छोड़कर से सभी मूल अधिकारों का निलंबन हो जाता है। तथा एक हमने यह भी जाना कि 19 का किन परिस्थिति में नहीं होगा, जब सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल की घोषणा कर देगा तो 19 का निलंबन नहीं होगा। आप विशेष में याद रखेंगे, अन्यथा नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय आपातकाल में संविधान की संघीय प्रकृति क्या होती है। अब करा संघीय प्रकृति क्या होता है, तो राष्ट्रीय आपातकाल में संघ की तो प्रकृति वैसे ही बनी रहती है। हाँ, राज्य का स्वाभाविक से राज्य में परिवर्तन होता है, जिसमें हम लोगों ने जाना था किस तरह से जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का जो प्रयोग है वह स्वयं नहीं करती है, वो केंद्र के निर्देशों के अनुसार करना पड़ता है। फिर संसद के द्वारा राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का शक्ति प्राप्त हो जाता है, सभी वह करता है। राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश जारी करने की भी शक्ति केंद्र को हो जाता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए, जो राज्य सूची पर विषय पर कानून बना देगा वो आपातकाल के खत्म होने के बाद भी 6 महीना तक लागू रहता है। तो ये होता है, लेकिन केंद्र की वैसे ही बनी रहती, केंद्र में नहीं होता। 22 में देखिएगा, 44वें संविधान संशोधन के पश्चात राष्ट्रपति को निम्नलिखित परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार है। किन परिस्थितियों में कर सकता है राष्ट्रीय आपातकाल? 44वां संविधान संशोधन जो कब होता है, 1978 ईस्वी में। यह 1978 ईस्वी में क्यों होता है? क्योंकि इसमें पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनती है और पीछे जो कृत्य किए गए थे उस कृत्य से सीख लेते हुए कुछ इसमें सुधार किया जाता है, जिसमें आंतरिक अशांति को हटाकर क्या किया था, सशस्त्र विद्रोह, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की परिस्थिति में किया जा सकता है। 23 में देखिए, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? तो तब कर सकता है जब सशस्त्र विद्रोह यानी हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाहरी आक्रमण के आधार पर, युद्ध के आधार पर, ऊपर वर्णित सभी उपकरणों के आधार पर। 24 में देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किन परिस्थिति में की जा सकती है? तो युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। सशस्त्र विद्रोह को कब जोड़ा गया? हुआ 44वां संविधान संशोधन में। पहले क्या था सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर? पहले था आंतरिक अशांति, जो आंतरिक अशांति के आधार पर 1975 ईस्वी में इंदिरा गांधी के द्वारा उसका दुरुपयोग कर इमरजेंसी लगाया गया था। उसी को सीख लेते हुए उसमें सुधार कर क्या किया गया, आंतरिक अशांति के आधार पर सशस्त्र विद्रोह लगाया गया। संसद के दोनों सदनों को कितने दिनों के अंदर युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति की घोषणा करने की मंजूरी देनी चाहिए? तो संसद के दोनों सदनों को कितने महीने के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल में? वही है, देखिए, अंतर युद्ध है, बाहरी आक्रमण है,
तो वह 1 माह के अंदर में, जो हम लोग ऊपर भी प्रश्न में देखे थे कि 1 माह के अंदर में संसद को मंजूरी देना होता है, वह भी विशेष बहुमत के द्वारा। विशेष बहुमत के मतलब उपस्थित एवं मत देने वाले संख्या का 2/3 प्रेजेंट होना चाहिए, तभी वो विशेष बहुमत होता है। और उसके बाद वो 6 माह तक लागू कर सकते हैं और इसी तरह वो अनंत काल तक जारी भी रख सकते हैं। 26 में देखिएगा, युद्ध और बाह्य आक्रमण के कारण दी गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन होना चाहिए। कह रहा है युद्ध और बाह्य आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा संसद द्वारा अनुमोदन, वही होगा। एक उद्योग बाह्य आक्रमण के आधार पर क्या होगा, राष्ट्रीय आपातकाल होगा। तो संसद द्वारा अनुमोदन 1 माह के अंदर में दिया जाएगा और जारी कितना तक, 6 माह तक रहेगा। अगर 1 माह के अंदर में संसद द्वारा अनुमोदन नहीं मिला तो वह स्वतः समाप्त हो जाएगा। 27 में देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। तो अब है संवैधानिक तंत्र। तो अभी हम लोग चर्चा किए थे, वो अनुच्छेद 356 में कहा गया कि राज्य, मान लेते हैं कोई भी राज्य या अन्य क्षेत्रों में क्या हो, राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता हो, संविधान के अनुरूप कार्य नहीं हो रहा, राष्ट्रपति को या राज्यपाल के द्वारा शासन या अन्य माध्यमों से उसे आश्वासन हो जाए, वह प्राप्त हो जाए, तब वह क्या कर सकता है, अनुच्छेद 356 के तहत वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। इसके लिए संविधान में आपात का प्रयोग नहीं किया गया। राष्ट्रपति शासन या कहिए कि राज्य संवैधानिक आपातकाल के रूप में प्रयोग किया गया। 28 में देखते हैं, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा किस व्यक्ति के प्रतिवेदन मिलने पर राष्ट्रपति करता है। तो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की जो उद्घोषणा किया था, मुख्यतः वो जो राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त कर जो राज्यों में भेजा जाता है उसके द्वारा, क्योंकि यह संविधान का एक क्या होता है, वो उसे बनाए रखने का एक प्रारूप राज्यपाल होता है जो उसे देखभाल उसको करता है। तो यह राज्यपाल के द्वारा हो जाएगा, जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कर क्या किया जाता है, राज्यों में भेजा जाता है। यानी इसको बोला जाता है कि एक तरह से क्या है कि केंद्र सरकार का, आप जो कहिए एक तरह से, मतलब विभिन्न नापों से जो क्षेत्रीय होते हैं, केंद्र सरकार का एक टोपी की तरह काम करता है, एक प्रहरी की तरह काम करता है। इन माध्यमों से भी राज्यपाल को संबोधन किया जाता है। हालांकि आपको यह ध्यान में रखना होगा, वो राष्ट्रपति का होता है, डायरेक्ट राष्ट्रपति उसे नियुक्त कर भेजते हैं, और राष्ट्रपति जो होता है, जो संविधान के अनुरूप शासन चल रहा है अन्यथा नहीं चल रहा, उसका ध्यान में रखना। भारत राज्य में राष्ट्रपति शासन के तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है, यहाँ पे कह रहा है राज्य में राष्ट्रपति शासन। ऐसे तो राज्य में राष्ट्रपति शासन तात्पर्य है राष्ट्रपति शासन का, लेकिन ऑप्शन क्या कर रहा है, सीधे राष्ट्रपति से, कार्यकारी सरकार से, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत मुख्यमंत्री से, राज्य के राज्यपाल से। तो यानी राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य किसके शासन, तो राष्ट्रपति शासन लगा, यानी राज्यपाल के शासन से है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस ऑप्शन में पर्याप्त है। हाँ, राष्ट्रपति शासन में राष्ट्रपति का ही शासन होता है, लेकिन जो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त करके जो भेजा हुए रहते हैं जो प्रतिनिधि, वो राज्यपाल ही होते हैं। तो कहिए एक तरह से वो राज्यपाल ही इस प्रश्न में ज़्यादा उपयुक्त हो जाएगा। अगर राज्यपाल मान लेते उस प्रश्न में जो यहाँ पर जो अंकित है, जैसे तात्पर्य राज्य के किसके शासन से, अगर डायरेक्ट आता राष्ट्रपति शासन का अर्थ क्या हो गया, तब वहाँ पर हो जाता सीधे राष्ट्रपति से, लेकिन वो जानना चाह रहा है कि तात्पर्य क्या होता। नेक्स्ट देखिए 30 में, राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन उद्घोषणा कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक है। तो संसद की स्वीकृति आवश्यक है कितने दिनों के भीतर में, तो राष्ट्रपति शासन हुआ हो जाएगा 2 माह। अब आइए, इससे पहले हम लोगों ने देखा कि जो राष्ट्रीय आपात था वह 1 माह था, लेकिन इसमें क्या था, वो 2 माह के अंदर, यानी 2 माह के अंदर में संसद को दोनों सदनों से यह अनुमोदन हो जाना चाहिए। और जो अनुमोदन होगा वो साधारण यानी सामान्य बहुमत के द्वारा होगा, आधे से अधिक होगा। इसमें भी वही कंडीशन है कि मान लेते हैं राष्ट्रपति शासन की घोषणा लोकसभा के विघटित होने के समय जारी हो जाता है, और लोकसभा 2 माह के भीतर घोषणा पत्र स्वीकृति के बिना विघटित हो जाती है, और राज्यसभा उसको क्या कर देता है, पास कर देता है राज्यसभा, तब उसे प्रथम बैठक के लोकसभा के 30 दिन के अंदर में उसे पारित करना होता है, अन्यथा वो क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा। तो 2 माह के भीतर। अब यहाँ पर एक प्रश्न आगे भी बनेगा कि 2 माह के इसको अधिकतम कितने वर्ष तक, तो अधिकतम 1 वर्ष तक। लेकिन एक और परिस्थिति है कि 1 वर्ष से भी ज़्यादा अधिकतम 3 वर्ष तक लागू कैसे होगा, वो किन परिस्थिति में, वो हम लोग आगे देखें किस तरह से उसमें निर्वाचन आयोग का डिसीजन होता है, उसके बाद वो लिया जाता है। 31 में, किसी राज्य में सामान्यतः किसके परामर्श से राष्ट्रपति शासन, तो सामान्यतः जो राज्यपाल के परामर्श थे, हम समानतः पूछ रहे हैं, वैसा नहीं कि सिर्फ राज्यपाल। यहाँ पर भी हम लोगों ने देखा था 356 में क्या है, राष्ट्रपति के राज्यपाल से प्रस्तावित द्वारा या अन्य किसी माध्यम से यह समाधान हो जाता है कि राज्य सरकार संविधान प्रावधानों के अनुरूप नहीं चल रही है, तब वहाँ पर लगाया जा सकता है। लेकिन समानता पूछा है तो राज्यपाल हो जाएगा। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि कितनी होती है, तो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि 6 माह होती है। अब आपके माइंड में उठ रहा होगा कि जो
राष्ट्रीय आपात था वो भी हम लोगों ने देखा था कि 6 माह होता, यह भी 6 माह होता। अनुमोदन इसे 2 माह में मिलना होता, अधिकतम 1 वर्ष तक। लेकिन 1 वर्ष से भी अधिक वर्ष तक लागू किया जा सकता है, वो है 3 वर्ष तक, जो प्रश्न आ गया है। राष्ट्रपति शासन किसी भी परिस्थिति में 1 वर्ष से अधिक समय तक लागू नहीं हो सकता, बिल्कुल सही बात है, परंतु यह अवधि 3 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती। कह रहा है कि राष्ट्रपति शासन 1 वर्ष तक नहीं लगाया जा सकता, लेकिन कौन सा ऐसा परिस्थिति है जब उसे बढ़ाकर 3 वर्ष तक किया जा सकता, तो वो परिस्थिति है क्या है, आइए हम लोग समझते हैं। 44वां संविधान संशोधन 1978 के 356 का 5 में जोड़ा गया कि यह 1 वर्ष तक उद्घोषणा को प्रयुक्त विधि को बढ़ाया जा सकता है, किंतु 1 वर्ष से अधिक विषय तक भी बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए 2 शर्तें कि जहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ हो तथा निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित करे कि संबंधित राज्य में विधानसभा का चुनाव कराने में कठिनाइयाँ होती है, तब तो क्या हो जाएगा, चुनाव आयोग की घोषणा करने पर कि परिस्थिति चुनाव योग्य नहीं है, तो उस परिस्थिति में 1 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष किया जा सकता है, अन्यथा 1 वर्ष रहेगा। तो ध्यान में रखना है कि यह प्रावधान कब लाया गया, 44वां में इसको ऐड कर गया। 1 से जो 3 किया गया ना, कि जब चुनाव आयोग यह प्रमाणित कर दे कि उस परिस्थिति में, उस क्षेत्र में, उस राज्य में विधानसभा चुनाव कराने योग्य नहीं है, तो उस परिस्थिति में 1 से 3 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को लागू हो जाने पर निम्न में से किस कृत्यों के अलावा राज्य प्रशासन के सभी संघीय नियंत्रण में आ जाते हैं, तो सिर्फ न्यायपालिका को छोड़कर कार्यपालिका हो गया, विधायिका हो गया, ये सभी क्या आ जाते हैं, तो न्यायपालिका को छोड़कर वो सभी क्या आ जाते हैं, केंद्र के नियंत्रण में आ जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, संसद द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय के लिए लागू होता है, तो 6 माह के लिए हो जाता है। और इसको प्रस्ताव संसद को पारित कब करना होता है, जब राष्ट्रपति के द्वारा यह उद्घोषणा किया जाता है तो 2 माह के अंदर में पारित करना होता है। अगर 2 माह के अंदर में पारित नहीं करे तो क्या होगा, वह नल हो जाएगा, यानी कि खत्म हो जाएगा। अब परिस्थिति एक और था कि मान लेते हैं जिस समय यह उद्घोषणा किया जाता है उस समय लोकसभा भंग हो जाता है और राज्यसभा उसको अनुमोदन दे देती है, तब क्या होगा कि अगले बैठक तक वह, जैसे ही लोकसभा की प्रथम बैठक होगी 30 दिनों के अंदर में पारित करना होगा। अब ऐसा नहीं कि 1 साल तक बैठक ही नहीं होगा, ऐसा परिस्थिति नहीं बनेगा। नेक्स्ट 36 में देखिए, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किसी परिस्थिति में अधिकतम कितनी अवधि तक लागू की जा सकती है, तो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किसी परिस्थिति में अधिकतम 3 वर्ष तक, किसी भी परिस्थिति में। तो परिस्थिति एक था ना कि जब निर्वाचन आयोग उस राज्य क्षेत्र में विधानसभा का चुनाव कराने में क्या को असमर्थ हो या कठिनाइयाँ हो, यह घोषित कर दे कि क्या है, मतलब चुनाव कराना क्या है, कठिन है, तब उस परिस्थिति में 3 वर्ष तक बढ़ाया जाता है। 37 में देखिए, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राष्ट्रपति शासन की 6 माह की अवधि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया था, तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है। यह 42वां संविधान संशोधन 1976 की बात हो रही है, उस समय इंदिरा गांधी की सरकार रहती है। और आपको यह भी ध्यान में रखना होगा कि इमरजेंसी लगा हुआ है उस टाइम, क्योंकि 1975 में इमरजेंसी लगा था 21 महीने का, 1977 तक रहा था, तो वह बढ़ाकर क्या कर दिया था, 6 माह की अवधि को बढ़ाकर हुआ 1 माह कर दिया गया था, लेकिन 44वां में फिर उसे पुनः 6 माह किया गया। तो ध्यान में रखिएगा, प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था, अब कह रहा है राष्ट्रपति शासन, ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय आपात। तो राष्ट्रपति शासन पहली बार लगा था, वह लगा था पंजाब में लगा था, वह 20 जून 1951 ईस्वी को पंजाब में लगा था, तो ध्यान में रखेंगे। और दूसरी बार जो 1959 ईस्वी में केरल में लगा था। और अगर इसका दुरुपयोग देखना है तो आप देखिए 1977 में भी जब जनता पार्टी की सरकार आई थी ना, जो जहाँ पे कांग्रेसी जो राज्य थी, कांग्रेस की सरकार थी, उन 9 राज्यों में वो क्या कर दी थी, जन आधार समाप्त होने के तर्क देकर वह क्या कर दी थी, सरकार को भंग कर दी थी। फिर 1980 में जब कांग्रेस की भी सरकार आई तो वो भी इसी आचरण का पालन करते हुए 9 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू कर दी थी। तो इस तरह से इसका दुरुपयोग भी देखने को मिला है। तो राष्ट्रपति शासन 20 जून 1951 को पंजाब में और दूसरा 1959 को केरल में देखने को मिला था, तो यह आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू हुआ, तो अभी हम लोगों ने देखा पंजाब के पेप्सू में हुआ था, कब, 20 जून 1951 ईस्वी को हुआ था, तो ध्यान में रखना। दूसरी बार हम लोगों ने देखा केरल में हुआ था 1959 में। अब तक किस राज्य में सर्वाधिक लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा, कहा रहा लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन, तो वह जम्मू कश्मीर। आपको पता होगा कि 370 के हटने के पूर्व किस तरह से जम्मू कश्मीर में तो राष्ट्रपति शासन लगभग दिन लगा हुआ ही रहता था। तो आशा करते हैं आप न्यूज भी अपडेट रहेंगे तो आप इस प्रश्न का सही जवाब दे पाएंगे। 41 में देखिए, राष्ट्रपति शासन की सर्वाधिक बार घोषणा की गई। अब कह रहा राष्ट्रपति शासन की सर्वाधिक बार घोषणा किसके शासनकाल में की गई, राष्ट्रपति शासन की,
तो आप ध्यान में रखिए, वो है इंदिरा गांधी काफ़ी समय तक रहती। अब यहाँ पर तो ऑप्शन में, दो ऑप्शन में इंदिरा गांधी ही है, मोरारजी देसाई। हाँ, मोरारजी देसाई में किया गया था एक बार, लेकिन सबसे अधिक बार है तो इंदिरा गांधी के प्रथम शासनकाल में। अब याद करिए इंदिरा गांधी का प्रथम शासनकाल कब होता है, याद करिए। मोरारजी देसाई की मृत्यु 11 जनवरी कब होती है, 1966 को होती है। और यही 5:30 बजे इंदिरा गांधी जो होती है न्यूज पूरे भारत को देती है, उस समय होती है। और उसके बाद ठीक 8 दिन बाद, काफ़ी मशक्क़त के बाद, इंदिरा गांधी को क्या किया जाता है, प्रधानमंत्री के पद को चुना जाता है। और फिर आम चुनाव 1977 में आ जाता है, उसमें जीतती भी है। फिर इंदिरा गांधी की सरकार 1977 से लेकर 5 साल, 1975 82 तक चलते हैं। 1977 में आम चुनाव आता है तो वह चलती है 1966 हो गया ना, 1967 हम बोलना चूक गए, भूल गए। 1967 होता है, 1967 के बाद 72 आता है, फिर 72 के बाद फिर 5 साल 77 तक, फिर 77 में वो हारेगी। तो इस तरह से सर्वाधिक तो हो जाएगा। उसका प्रथम शासनकाल जो होता उसमें वो क्या की है, सबसे अधिक क्या की है, सर्वाधिक बार जो प्रथम हुआ था वो पहली बार बनी थी 1966 में। तो सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन इंदिरा काल के प्रथम शासनकाल में लागू हुआ है। तो इस तरह से हम लोगों ने यह भी जाना कि उनका प्रथम शासनकाल किन परिस्थितियों में कब बनते हैं, जब वो ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री का जब मृत्यु हो जाता है तो उन परिस्थिति। यहाँ देखिए यही खेला यहाँ पर भी होता है। यहाँ पर जो मोरारजी देसाई होते हैं, वो सीनियर लीडर होते हैं, वो चाहते हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री बनना, लेकिन जो कार्यकारी होते हैं, जो के कामराज होते हैं, उस समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष वही होते हैं, के कामराज, तो वो क्या होते हैं, और अन्य पार्टी भी के सदस्य भी मोरारजी देसाई से सहमत नहीं होते हैं। उनका मानना होता है कि मोरारजी देसाई पार्टी की बात कम सुनेंगे और अपनी बात ज़्यादा रखेंगे, इस कारण उन्हें इस योग्य नहीं समझा जाता। और फिर अंततः अगर आप देखेंगे कि आप जवाहरलाल नेहरू का व्यक्तिगत राय देखेंगे तो वो उनका अंदर आत्मा यही था कि उनकी बेटी इंदिरा गांधी क्या बने, आने वाला उत्तराधिकारी बने। इस बात पर के कामराज भी बोले हैं, के कामराज का भी मानना था, और लाल बहादुर शास्त्री का भी कहना था कि उनका ये मत था। हालांकि वो खुलकर कभी बोले नहीं थे नेहरू जी। राष्ट्रपति शासन का सर्वाधिक बार तो इंदिरा गांधी के प्रथम शासनकाल में। तो हम लोगों ने यह भी जाना कि प्रथम शासनकाल कब, किन परिस्थिति में और किस तरह बना। फिर उसके बाद जो आम चुनाव होता है 42 में देखिएगा, अनुच्छेद 356 की व्यवस्थाओं का प्रयोग करते समय राष्ट्रपति किन शक्तियों को अपने हाथ में ले सकता है। अब कह रहा है अनुच्छेद 356 का प्रयोग करते समय राष्ट्रपति किन शक्तियों को, तो कार्यपालिका शक्ति को बिल्कुल ले सकता है, विधायिका को बिल्कुल ले सकता है। तो ये दोनों शक्तियों को, कार्यपालिका को और विधायिका को, और न्यायपालिका को नहीं ले सकता है। तो ये हो जाएगा 1 और 2 ऑप्शन नंबर सी। 43 में देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है, तो वह 360 के आधार पर वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। तो वित्तीय आपात परिस्थिति यही होता है, मतलब 360 में परिस्थिति क्या हो जाना चाहिए, परिस्थिति यही होना चाहिए कि जो वित्तीय स्थायित्व या साख के संकट की स्थिति में एक घोषणा किया जाता है। अब तक भारत में कितनी बार वित्तीय आपात, तो अभी तक भारत में एक भी बार वित्तीय आपात नहीं लगाया गया है। 45 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी आपात स्थिति है जिसकी घोषणा अभी तक भारत में नहीं की गई है। तो कौन सी ऐसी आपात स्थिति है, आंतरिक अशांति के कारण उत्पन्न आंतरिक आपात स्थिति में, बाहरी खतरों के कारण उत्पन्न बाह्य आपात स्थिति में, राज्य में संवैधानिक व्यवस्था भंग हो जाने के कारण राजकीय आपात स्थिति में, वित्तीय आपात स्थिति में। तो ऐसी कौन सी स्थिति जो अभी तक नहीं हुई, तो वह वित्तीय आपात की स्थिति में। अब आपके माइंड में होगा आंतरिक अशांति के कारण तो हो ही गया इंदिरा गांधी के समय में, जो 25 जून 1975 को लगाई। बाहरी खतरों के कारण हो ही गया, जो 1962 में 26 अक्टूबर, फिर आप 1971 में 3 दिसंबर 2 बार लगा। फिर राज्य में संवैधानिक व्यवस्था भंग होने के कारण उत्पन्न राजकीय, तो देख ही लिए जिसको राष्ट्रपति शासन के रूप में पहली बार पंजाब में 20 जून 1951 ईस्वी को, दूसरी बार 1959 में हो गया केरल में। लेकिन वित्तीय आपातकाल अभी तक एक भी बार नहीं लगाया गया। 46 में देखिए, वित्तीय आपात स्थिति के दौरान राज्य विधानमंडल द्वारा पारित सभी वित्त विधेयकों को निम्नलिखित में से किसके विचार आरक्षित रख लिया जाता है। यह प्रश्न काफ़ी अच्छा है। देखिए क्या होता है, आपके माइंड में उठ रहा होगा कि वित्तीय आपातकाल लगा तो संसद हो जाएगा, तो संसद नहीं है इस प्रश्न का। देखिए ऑप्शन में संसद भी है। इसमें कहा गया है, यह निर्देश भी दिया जा सकता है कि राज्य के विधानमंडल से पारित होने वाले सभी धन विधेयक तथा अनुच्छेद 207 से संबंधित अन्य विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए अनिवार्य आरक्षित कर दिया जाता है। यह हो जाएगा राष्ट्रपति के वित्तीय आपात के दौरान विधानमंडल द्वारा पारित सभी वित्त विधेयक, चाहे वो धन विधेयक हो या अन्य 207 जिस था ना अनुच्छेद 207 के तहत, वो सभी राष्ट्रपति के लिए क्या कर दिया जाता है, आरक्षित कर दिया जाता है। तो डी हो जाएगा। ऐसा नहीं आप संसद मार देंगे, अगर जानकारी नहीं रहेगा तो आपको संसद पर माइंड जाएगा।
वित्तीय आपात के दौरान राष्ट्रपति राज्य के किस प्रकार के विधेयकों की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाने के लिए बाध्य कर सकता है? करा वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति राज्य के किस प्रकार के विधेयकों को स्वीकृति को प्रस्तुत करने के लिए? साधारण विधेयक, वित्त विधेयक, उपर्युक्त में से दोनों। तो वित्त विधेयक, यह जो वित्त विधेयक है जिसमें हमने अभी चर्चा किया कि राज्यों के विधानमंडल से पारित होने वाला सभी धन विधेयक को वह अनिवार्यतः आरक्षित राष्ट्रपति के लिए कर जाता है, वित्त विधेयक के लिए उसको बाध्य किया जा सकता है। 48 में देखिए, तो 47 का हम लोगों ने क्या देखा कि वह हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी था जिसमें बी। 48 में करा संविधान के अनुच्छेद 360 के अधीन वित्तीय विधेयक से संबंधित कथनों पर विचार करना है। पहला चलिए विचार करते हैं हम लोग। वित्तीय आपात की उद्घोषणा 2 मास की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी। बिल्कुल सही बात है कि जब वित्तीय आपातकाल लागू होता है तो संसद को 2 माह के अंदर अनुमोदन देना आवश्यक हो जाता है, वो साधारण बहुमत से, अन्यथा वो नल हो जाएगा। यदि उस अवधि पर समाप्त से पहले संसद दोनों सदनों के संकल्प अनुमोदन नहीं कर दिया है तब हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहा है कि वित्तीय आपात प्रवर्तन में हो तो, जब प्रवर्तन का मतलब आरंभ में हो, देखिए परिवर्तन नहीं है प्रवर्तन है, तो अर्थ को भी समझिए, अगर अर्थ नहीं समझेंगे तो गलत हो जाएगा। प्रवर्तन आरंभ में हो तो भारत का राष्ट्रीय संघ की कार्यपालिका के संबंध में सेवा करने वाले सभी जितने भी है, अगर वित्तीय आपातकाल की परिस्थिति लागू हो तो राष्ट्रपति संघ के कार्यकलाप के संबंध में सेवा करने वाले सभी या किसी वर्ग के व्यक्ति, चाहे कोई भी हो, चाहे केंद्रीय हो चाहे राज्य सरकार के अंदर में हो, सभी व्यक्ति को, परंतु जिनके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं आते, वेतन और भत्तों को कमी करने का निर्देश देने में सक्षम है। तो यह प्रश्न यहाँ तक तो सही है कि केंद्रीय वो राज्य कोई भी व्यक्ति हो उसके वेतन को काटा जा सकता है, कम किया जा सकता है, लेकिन साथ में इसमें उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश दोनों को शामिल किया गया। इसमें कहा गया नहीं शामिल किया गया। तो इसके लिए प्रश्न 1 सही होगा, 2 सही नहीं होगा। अगर दिया हुआ रहता कि उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन भत्तों में कमी कर सकते हैं तब यह सही हो जाता था, यहाँ पर नहीं है इसलिए यह गलत हो गया दूसरा। तो केवल 1 सही हो जाएगा 48 का। अब 49 में हम लोग आते हैं। तो आप ध्यान में रखेंगे कि आपातकाल की स्थिति में जो केंद्रीय जो भी कर्मचारी हैं उनके वेतन में भत्तों में कमी किया जा सकता है। साथ में जो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनके भी वेतन में कमी या उसको काटा जा सकता है। राज्य में आपातकाल के समय राज्य का शासन किसके हाथ में होता है? तो ये आपको पता ही होगा कि अरे देखिए यहाँ पर राज्यपाल दिया ही नहीं। ऊपर वाले एक प्रश्न क्या था? ऊपर वाले प्रश्न में था राज्य में राष्ट्रपति शासन तत्पर राज्य में किसके शासन थे। यहाँ पर राज्य में आपातकाल के समय राज्य का शासन किसके हाथ में आ जाता है? तो वो राष्ट्रपति के हाथ में आ जाता है। हाँ, उसके संचालन राज्यपाल उसका माध्यम ही है ना, राज्यपाल तो किया जाता है। तो राष्ट्रपति हो जाएगा। 50 में देखिए, निम्नांकित में से कौन सी तारीख को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उद्घोषणा द्वारा यह घोषणा की कि गंभीर आपात विद्यमान है जिसके कारण आंतरिक अशांति से भारत की सुरक्षा को गंभीर खतरा है? तो यह कौन सा तारीख को किया गया था? यह किया गया था 26 जून 1975। ऑप्शन में 25 जून भी है, थोड़ा सा मिस्टेक करेंगे प्रश्न गलत हो जाएगा क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यह परिस्थिति क्या होता है। 24 जून को सर्वोच्च न्यायालय का भी डिसीजन आता है जिसमें वह जो हाई कोर्ट का डिसीजन था उसको बरकरार रखता। उसमें अंतर यह होता है कि उसको प्रधानमंत्री के पद पर बने रहने की सलाह देता है। वही होता 25 जून की आधी रात यानी 12 बजे के बाद वो राष्ट्रपति शासन 21 माह के लिए लागू कर देती है। वो 26 जून का होगा और उसमें आपको पता होना चाहिए जो कौन रहेंगे, वह जो वो राष्ट्रपति होंगे फरूख अली अहमद होंगे और उनसे बिना मंत्रिमंडल के जो मंत्रिमंडल के अनुमोदन के पूर्व ही प्रधानमंत्री क्या करते हैं, वह जो होते हैं आपातकाल पर दस्तावेज पर वो हस्ताक्षर यानी दस्तखत करवा लेते हैं। उसके बाद फिर देखेंगे आगे सुधार भी किया जाता है यानी जो 44वां संविधान संशोधन लिया जाता है उसमें यह सख्त निर्देश दिया जाता है। क्या दिया जाता है कि जब तक लिखित निर्णय ना प्राप्त हो जाए, मंत्रिमंडल के जो भी केंद्रीय कैबिनेट का लिखित निर्णय नहीं प्राप्त हो तब तक यह नहीं किया जा सकता है घोषणा। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 26 जून 1975 और 21 माह तक रहा और जो ख़त्म हुआ वह आप देखेंगे कि 21 मार्च या 23 मार्च था। थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, 21 ही मार्च होगा, 21 मार्च 1970 क्योंकि 21 माह वहाँ तक हो जाता था। इतने दिन तक प्रभावी रहा। तो आज के लिए इतना ही। आपात उपन से रिलेटेड महत्वपूर्ण टॉपिक था जिस पे हम लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट पे भी चर्चा की, जो अन्य टॉपिक में भी उससे प्रश्न बन सकते हैं। तो आपको यह क्लास कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर सजेस्ट करें। कोई भी क्वेश्चन या क्यूरी हो तो आप हमें बोल सकते हैं।